क्लास 10 ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर है दूसरा, प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेस। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 भारत संसाधन और उपयोग, ये इकाई 1 है और इसी इकाई का ये खंड क है प्राकृतिक संसाधन। तो हमें इस अध्याय में मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? भूमि संसाधन में, यानी यूँ कहें कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा के कितने प्रकार होते हैं, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, उनके सबके बारे में हमें अच्छे से अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं अध्याय को और काफ़ी अच्छे से हम लोग समझें। तो यहाँ पे देखिए, पूर्व अध्याय के अध्ययन से आप संसाधन की संकल्पना से अवगत हो चुके हैं। इसके पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है वहाँ हम लोग संसाधन के बारे में, संसाधन की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट के बारे में, समझ के बारे में हम जान चुके हैं कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय और प्राकृतिक संसाधन। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये किसी मानव विशेष ने नहीं बनाया है, प्रकृति द्वारा हमें उपहार के तौर पे दिया गया। जैसे भूमि हो गया, जल हो गया, वन हो गया, ये सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि किसी भी देश की समृद्धि उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग पर ही निर्भर है। यानी हम ये भी जान चुके हैं स्पष्ट रूप से कि किसी भी देश की विकास और वृद्धि में, कि आगे बढ़ने में उस संसाधन का उचित तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग पर ही वो निर्भर करता है, अतिदोहन से नहीं होता है। संसाधनों की संकल्पना जो होती है, इसकी समझ जो होती है, अगर बात करें तो मानवीय आवश्यकताओं को तृप्त करने यानी पूरा करने वाले साधन वो होते हैं, ठीक, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, एवं संतुष्ट करने वाली सेवाओं में यकीन करता है। संतुष्ट करने वाली सेवाएं यानी यहाँ पे मानवीय संसाधन की बात हो रही है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक अपनी सेवाएं देते हैं और संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो इनमें तकनीकी ज्ञान और संस्थाओं का सहयोग अपरिहार्य है, यानी जरूरी है। अगर इस आपके पास खेती के लिए ज़मीन है, अगर आपको खेती करना सही ढंग से वैज्ञानिक तरीके से नहीं आता है तो अच्छी पैदावार आप नहीं कर सकते। अगर आप डॉक्टर हैं, आपको अच्छे से इलाज करना नहीं आता है, आप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, तो अच्छे ढंग से अपने लोगों को सेवाएं नहीं दे सकते। इसके लिए आपको तकनीकी ज्ञान, ठीक है, उस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और संस्थाओं का सहयोग भी जरूरी होता है। यही बात है। यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। हम भूमि पर निवास करते हैं, हमारा आर्थिक क्रियाकलाप भी इसी पर संपादित होता है। हम जिस भूमि पर निवास करते हैं, हमारे रुपया पैसा कमाने का जो कार्य होता है वो कहाँ होता है? भूमि पर ही तो होता है। हम विभिन्न रूप में इसका उपयोग करते हैं। कैसे, किस रूप में? खेती में, वनिकी में, पशुचारण, मत्स्य और खनन में। ठीक है, संचार व्यवस्था में, परिवहन में। ये कहाँ संभव हो? ये तो भूमि पर ही संभव है, बिना भूमि के ये हो नहीं सकता है। ठीक है, और भौतिक तौर पे भी इसका उपयोग है, आगे हम देखेंगे। यहाँ देखिए, इसके बाद अतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। कौन? भूमि संसाधन। यह प्रकृति प्रदत्त होने के कारण एक प्राकृतिक संसाधन, यानी प्रकृति द्वारा दिए जाने के कारण ये क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेस है। कृषि, वन की, पशुचारण, मत्स्य, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं भूमि पर संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है, जरूरी संसाधन है। बिना भूमि का ये सब संभव नहीं है, जीवन का आधार है। इसके व्यापक रूप से उपयोगी होने के बावजूद यह सीमित संसाधन है। ये सही बात है, भूमि क्या है? ये सीमित संसाधन है, ये नहीं बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, अस्तु के अनुसार यह आवश्यक है कि उपलब्ध भूमि का विविध उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सावधानी पूर्वक एवं नियोजित रूप से उपयोग किया जाए। तो अरस्तु के अनुसार अगर आपके पास थोड़ा सा ज़मीन है तो उसको आप विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे में मकान बना दें, उसका उपयोग खेती के लिए भी कीजिए, मकान के लिए भी कीजिए। ठीक है, काफ़ी विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये सीमित संसाधन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए, भूमि संसाधन के कई भौतिक स्वरूप हैं, यानी उसके आसपास के हम देखते हैं वो किन रूपों में बटी हुई हैं। जैसे पर्वत, पठार, मैदानी, निम्न भूमि और घाटियाँ इत्यादि। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? भौतिक स्वरूप है, जिसमें कि 43% सबसे ज़्यादा मैदानी भाग है। उसमें क्या किया जाता है? उसमें खेती के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, खेती और उद्योग विकास के लिए हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। और ये लाल वाला 30%, ये क्या है? ये भाग पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण पर्यटन विकास और नदियाँ भी पर्वतों से निकलती है साल भर, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। किसके लिए? पारिस्थितिक तंत्र के बैलेंस बनाने के लिए, नदियों का जल। और ये 27% सफ़ेद जो देख रहे हैं आप, ये क्या है?
ये भूभाग पठार क्षेत्र, यानी यहाँ से खनिज संसाधन हम प्राप्त करते हैं। लोहा हो, कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, जितने भी खनिज संसाधन हैं, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, यहाँ से प्राप्त करते हैं। यानी यूँ कहें कि प्रकृति ने इस भौतिक स्वरूप को बैलेंस किया है, ठीक है। ये भारत की ये आंकड़े दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये भारत के हैं। चलिए देखते हैं। हमारा अगला जो बिंदु है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मृदा निर्माण, यानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। पारिस्थितिक तंत्र का जहाँ हम निवास करते हैं वहाँ पे एक महत्वपूर्ण घटक है। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे जो पहली ऊपरी परत होती है वो मृदा कहलाती है। यानी पृथ्वी की सबसे पहली वाली परत जिस पर हम कृषि कार्य करते हैं, अन्य कार्य करते हैं, वो मृदा कहलाती है, ठीक है। मिट्टी या मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन मतलब खत्म हो जाने के बाद दोबारा बनते रहता है, लेकिन ये लंबी अवधि के बाद, इसलिए नवीकरणीय भी है और प्राकृतिक संसाधन है। यह केवल पौधे का विकास का माध्यम है, बल्कि पृथ्वी पर विविध जीव समुदाय के पोषण भी करती है, ठीक है। प्लांट के लिए भी और विभिन्न जीवों के लिए ये पोषण का कार्य करते हैं। अगर हम खेती करेंगे तो क्या होगा, हमको पोषण मिलेगा, ठीक है, तभी तो हम खा पाएंगे। तो प्लांट के साथ साथ विभिन्न जितने भी जीव हैं सभी क्या है, मृदा आवश्यक है। मृदा में निहित उर्वरता जो है मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को क्या करता है, प्रभावित करता है, और देश की नीति का भी ये निर्धारण करता है, ठीक है। इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति और संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये बात कही गई है कि मृदा के निहित उर्वरता मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को भी प्रभावित करता है। यानी जिस देश की जो मिट्टी है उर्वरा क्षमता काफ़ी उपजाऊ है, तो वो देश आर्थिक तौर पे रुपया पैसा कमाने में काफ़ी आगे चला जाएगा। और जिस देश की भूमि की जो है मिट्टी क्या है, कम उपजाऊ है, वो क्या होगा, वो ज़्यादा फसल नहीं होगी, रुपया पैसा नहीं कमा पाएगा। यही बात हो रही है। तो भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है। तो देश की इकोनॉमी को भी डिसाइड करती है वहाँ की भूमि की उर्वरा क्षमता। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, इसके नष्ट होने के साथ संपत्ति और संस्कृति दोनों नष्ट हो जाते हैं। तो भूमि के नष्ट होने के बाद संस्कृति, ठीक है, और संपत्ति दोनों नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो कार्य हैं वो भूमि पर ही हैं। अतः भूमि क्या है, एक जीवन तंत्र है, यानी जीवन का एक आधार है महत्वपूर्ण। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखिए आगे बढ़ेंगे क्या है। मृदा निर्माण एक लंबी अवधि में पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। मिट्टी का बनना जो है एक दिन या एक साल में नहीं बनता, ये लाखों वर्षों में बनता है, ठीक है। और कैसे बनता है, कौन कौन से कारक इनमें इन्वॉल्व शामिल होते हैं, वो पहले देखते हैं हम लोग। आइए। उच्चावच या धाराकृति। उच्चावच का मतलब होता है ज़मीन का ऊंच और नीच, पहाड़ी और पठारी। ज़मीन का साइज समतल नहीं है चारों तरफ, ठीक है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, यानी विभिन्न प्रकार की शेप में है, तो वो धाराकृति कहलाती है। इसलिए डिसाइड करती है भूमि सेल यानी चट्टान, ये इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं मृदा बनने में। जलवायु भी शामिल होती है, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज, कण और समय, ठीक है, लंबी अवधि के बाद बनते हैं। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। तो भौगोलिकविद इसे अत्यंत धीमी प्रक्रिया मानते हैं। मिट्टी का बनना काफ़ी धीमी मानते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी कुछ सेंटीमीटर अगर भूमि बनना हो तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। चट्टानों के टूट फूटने और भौतिक, रासायनिक, जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है, और भूगोलविद इसे लंबी प्रक्रिया मानते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए देखते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ मृदा निर्माण के कारक, यानी इसके कारण मृदा का प्रकार अलग अलग हो सकता है, ये कारक है। उच्चावच या धाराकृति, जमीन के ऊंच नीच से भी जो प्रकार की मृदा बनती है वो अलग होती है। चट्टानों के टूटने से जो मृदा बनती है अलग होती है। जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, ठीक है, ये सारे मृदा बनने के कारक कहलाते हैं। तो इन कारकों को सहयोग करने वाले जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं, यानी मृदा के बनने में सहायक पदार्थ कौन कौन से, वो हम पढ़ेंगे अब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तापमान परिवर्तन, टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना, प्रवाहित जल की क्रिया, जल का प्रवाह होना, पवन, वायु, हिमनद, ठीक है, हिमनद मतलब होता है बर्फ़ का जमना, भारी होती है, वो सारे हिमनद कहलाते हैं। और अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व हैं जो मृदा निर्माण में सहयोग करती है, मदद करती है मिट्टी के बनने में, ठीक है। पानी देखिए, हवा से क्या होता है और पानी से क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। मिट्टी एक स्थान दूसरे स्थान चली जाती है, किसके, ये सारे माध्यम कहलाते हैं, यानी ये सहायक होते हैं।
मृदा निर्माण में जैविक यानी जिसमें जीवन होता है और रासायनिक परिवर्तन भी अहम भूमिका होती है। ठीक है, इन दोनों की अहम भूमिका होती है। यह निष्कर्ष ये कहा जाता है मृदा निर्माण में जैव यानी ह्यूमस, जैव ह्यूमस मतलब होता है जो प्लांट होते हैं जी, ठीक, उसमें जीवन होता है, वो जब सड़ गल जाते हैं उनके अवशेष वो ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, और अजैव दोनों जो पदार्थ होते हैं वो मृदा के निर्माण में भाग लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे मृदा निर्माण की प्रक्रिया में निर्धारण जो तत्व हैं उसमें रंग, गठन, गहराई, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मिट्टी निम्नवत बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। मिट्टी को इन तत्वों के आधार पर, रंग गठन के आधार पर, गहराई और आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर हम मिट्टी को कई भागों में बांट सकते हैं। यानी मिट्टी को कई नाम हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी। देखिए यहाँ पे मृदा के प्रकार और विवरण। भारत के उच्चावच यानी भूमि की ऊंच नीच और भू आकृति, जलवायु और वनस्पतियों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है, जिसके वजह से मिट्टी को 6 प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। भारत में एक स्थान सभी जगह नहीं है, कभी मैदानी भाग है, कहीं ऊंच नीच क्या है, ठीक है, पहाड़ और पठारी भाग है। बिहार जो है वो सब मैदानी भाग कहलाता है, वहीं उत्तराखंड वो पहाड़ी भाग हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से कई भाग होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग मृदा पाई जाती है, एक जैसी मृदा नहीं पाई जाती है। ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार है। ठीक है, जो मृदा है ये 6 भाग, यहाँ पे ध्यान देना है, 6 प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इनका वर्णन क्रमशः दिया जा रहा है। पहले हमें पढ़ना है जलोढ़ मिट्टी। इस तरीके की होती है जलोढ़ मिट्टी, और ये कहाँ पाई जाती है आइए देखते हैं। यह मृदा भारत के विस्तृत रूप से फैली हुई है, काफ़ी फैली हुई है, इसकी मात्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। ये उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलोढ़ से निर्मित है। उत्तर भारत मतलब बिहार हो गया, बंगाल हो गया, यूपी हो गया। यहाँ पे देखिए ये बिहार है, बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। तो ये भारत के उत्तरीय भाग है। यहाँ पे देखिए कौन मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी है। ये सारे जो है ये जलोढ़ मिट्टी है, और कहीं कहीं देखिए यहाँ पर भी है। तो इस भाग कौन से हैं हम पढ़ेंगे आगे, देखिए। और यहाँ पे आप देखेंगे गौर से तो ये इसकी मात्रा यहाँ पे ज़्यादा है, और कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी ये भी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे यूँ कहें कि भारत के कुछ हिस्सों में ये कुछ न कुछ मात्रा में ये पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर ही पाई जाती है। उत्तर भारत क्षेत्र हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः यानी पूर्ण रूप से जलोढ़ निर्मित है, जो हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। तो ये कैसे बना है, हिमालय की जो नदियाँ निकलती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनके द्वारा लाए गए अवशेष, ठीक है, तत्व के कारण इनका निर्माण हुआ है। इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजस्थान और गुजरात में, ठीक है, एक संकरी पट्टी के रूप में मृदा का प्रसार है। ठीक, हम तो देखेंगे हम लोग। और पूर्व तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी जलोढ़ मिट्टी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जलोढ़ मिट्टी ये सारे देखिए पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी जलोढ़ मिट्टी से जुड़ा है। इन नदियों का डेल्टा भी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। कुल मिलाकर भारत के लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। तो हमने देखा है अभी यहाँ पे देखिए मुख्य रूप से तो ये है ही, तो ये साउथ इंडिया और यहाँ पे भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग, और यहाँ पे नीचे भाग में भी ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये डेल्टाई क्षेत्र में ये पाई जाती है। ठीक है, गुजरात। इसके बाद यहाँ पे रचना दी गई है जलोढ़ मिट्टी कैसे बनी है। देखिए जलोढ़ मिट्टी का गठन है बालू, सिल्ट, मृतिका और विभिन्न अनुपात में होता है। इसका रंग कैसा होता है, धुतला से लेकर लालिमा के लिए भूरे रंग का होता है। ठीक है, ये रचना हो गई। इस मृदा के कण नदी मुहाने घाटी के ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं। ठीक है, यानी नदी घाटी के ऊपर और क्रमशः हम नदी घाटी की तरफ जाएंगे तो और ये बड़े होते जाते हैं। और ऐसी मृदाएं पर्वतीय पदीय क्षेत्र से बने मैदानों जैसे द्वार, चौर और तराई में आमतौर पर मिलती है। ये यहीं पे मिलती हैं, स्थान बताए गए हैं। इनके कणों के घटकों के अलावा मृदा की पहचान इनके आयु से भी होती है। इनका आयु से मृदा की हम पहचान कर सकते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, पुराना और नवीन जलोढ़। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रकार हो गए इसके। पुराना जलोढ़ में कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है, इसे बांगर कहा जाता है। ये सवाल आपको देखने को मिलेंगे कि बांगर किसे कहा जाता है, ध्यान रखना है। जलोढ़ में कंकड़ और बजरी की मात्रा जो निर्धारित होती है तो बांगर कहा जाता है। बांगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं, जिसे खादर कहा जाता है। वहीं जब जलोढ़ मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं उसे बांगर कहा जाता है। खादर में बालू मृतिका का मिश्रण होता है, ये काफ़ी उपजाऊ होती है।
तो दोनों में उपजाऊ कौन सी होती है? तो वो होती है खादर मृदा। क्यों? इसमें महीन कण पाया जाते इसीलिए, इसमें बालू और मृदा के मिश्रण होते हैं इसीलिए। अब इसमें पोषक तत्व देखिए कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, और किसके लिए उपयोगी हैं। इसमें फास्फोरस, चूना, इसमें देखिए जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्व प्रधानता होती है। नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी रहती है। यह मिट्टी जो देखिए किसकी फसल के लिए, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन फसल के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है। और ये मिट्टी जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये हमने बताया अभी, बिहार जो दियारा क्षेत्र है वो जलोढ़ मिट्टी से बना है और कृषि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी उपजाऊ होती है। ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए जो मेन पॉइंट है जलोढ़ मिट्टी का, ये हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा ये इनका निर्माण हुआ है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और ये खादर उपजाऊ अधिक होती है बांगर से। इसके कण महीन होते हैं और इसके कण थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसके बाद काली मृदा। काली मृदा जो होती है ये मिट्टी का रंग काला होता है। और क्यों होता है? एल्युमिनियम और लौह अयस्क के कारण, उपस्थिति के कारण। यह कपास खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिस कारण काली कपासी मृदा भी से नाम से जाना जाता है। भारत में ये मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर में फैली हुई है। इसका भी फैलाव है, 6.4 जलोढ़ का भी है और इसका भी 6.4 ही है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। तो ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में इसका विस्तृत क्षेत्र है। इस मिट्टी का निर्माण जो है मूल सेलो एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। इस मृदा की स्थानीय नाम क्या है? रैंगून भी है। तो इसके बारे में आप विशेषता देखिए क्या है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अगर इसमें पानी गिरा दिया जाए तो ज़्यादा देर तक वो गीला रहेगा, नमी धारण ज़्यादा देर तक वो करेगा, जल्दी सूखेगा नहीं। यह मृदा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों के परिपूर्ण होती है, किंतु फास्फोरस की कमी होती है। शुष्क या गर्म मौसम में इसके दरारें पड़ जाती हैं और जिसमें अच्छी तरीके से वायु मिश्रण हो जाता है, किंतु गीली होने के साथ ये मृदा चिपचिपी हो जाती है, जिसे जोतना संभव नहीं हो पाता। अतः मानसून के प्रथम बौछार में इसे जुताई की जाती है। कम वर्षा क्षेत्र में अत्यधिक ऑक्सीजन होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस मृदा में देखिए ये सारी फसलें उगाई जाती हैं और आपको ध्यान देना है। तो इसका कैसे बना है? सैलो के ज्वालामुखी तथा बोसाल्ट लावा के विघटन से, यानी ये पर्वतों के चट्टानों के विघटन से बना है और इसका नाम कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा में रैंगून। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल एवं पीली मिट्टी क्या है। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे ये जो काली मिट्टी है कहाँ पाई जाती है। तो ये काली मिट्टी देखिए ये क्षेत्र है, ठीक है। जितनी ये है उतनी भी ये पाई जाती है, जलोढ़ के बराबर है। तो इसके बारे में देखिए, इस प्रकार की मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टान द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। इन स्थानों पे हुआ है जहाँ सेंटीमीटर से कम वर्षा क्षेत्र है। इस मृदा में लोहांश की मात्रा के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, लोहांश के कारण। जल योजन के पश्चात ये मृदा पीले रंग की हो जाती है, ठीक है, जब जल उसमें धारण होती है तो, ठीक है, जल सूखने के बाद। मूल रूप से ये ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटन के रूपांतरित से बनी है। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये इसका क्षेत्र विस्तार है। लाल एवं पीली मृदा का देखिए कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय, इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें जैव पदार्थों की यानी ह्यूमस की कमी होने के कारण मृदा जो है जलोढ़ और काली से कम उपजाऊ होती है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उर्वरकों का उपयोग कर इसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली ये सारी फसलें उगा सकते हैं। और इसकी क्या विशेषता है देखिए, इसकी मुख्य विशेषता है गिरनाइट रवेदार आग्नेय चट्टानों से विघटन से बना है, यानी चट्टानों के विघटन से ही ये भी बना है। और जलोढ़ एवं काली से कम ये उपजाऊ होती है। तो मैंने आपको प्रारंभ में ही ये हमने देखा है कि मृदा का निर्माण निम्न कारकों से हुआ है, ठीक है, ये सारे। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कारक से
कौन कौन से कारक हैं जिससे मिट्टी का निर्माण हुआ है। अभी तक हमने देखा तो ये जो काली मिट्टी है और लाल और पीली मिट्टी है ये सेलों के विघटन से बना है, ठीक है, और भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद देखिए लेटेराइट मिट्टी क्या है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द लेटर से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ है ईंट। इस प्रकार की मृदा का विकास उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये हुआ है। इन क्षेत्रों में तापमान उच्च होते हैं और अधिक वर्षा होती है, ये ध्यान रखना है आपको। भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। यहाँ पे देखिए ऋतुवत भारी वर्षा और ऊंचे सपाट अवृत सतहों पर यह मृदा पाई जाती है। यह मृदा तीव्र निछालन का परिणाम है। निछालन का मतलब होता है पर्वतों चट्टानों के टूट फूट, ठीक है, उसका इसके कारण ये बना है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, यानी ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, प्लांट के सड़ने गड़ने से जो ह्यूमस बनता है उसकी मात्रा काफ़ी कम होती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघटन करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसके मुख्य गुण क्या है। एल्युमिनियम और लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और ये कहाँ पाई जाती है। इसके बाद देखिए इस प्रकार की मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। इसमें रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियाँ में लेटराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है, ठीक है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय और कहवा का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल की इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। तो ये जो लेटराइट मिट्टी है कौन सी खेती, काजू, चाय और कहवा, ये सारे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा काफ़ी कम होती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा लिखना है। यहाँ पे उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। चट्टानों के टूटने फूटने से ये बनती है, ठीक है, और इस ह्यूमस की काफ़ी कमी होती है। इसके बाद देखिए ये रहा, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। इसके बाद हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। तो इसका मतलब क्या है, बालू का मैदान, ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं होती हो, काफ़ी कम होती हो और न वृक्ष और न वनस्पतियाँ उगती हो, वैसा क्षेत्र कहलाता है मरुस्थलीय। और उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा को कहा जाता है मरुस्थलीय मृदा, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क मतलब होता है सूखा क्षेत्र, वर्षा ना हुई हो ऐसा क्षेत्र, ठीक है। मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, ठीक है, अल्प वर्षा, कम वर्षा, ह्यूमस रहित, इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होते, बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। सीधे सीधे आपको यही समझना है, ऐसा क्षेत्र वाली मिट्टी जहाँ पे सूखा होता है, पानी वो कहाँ पे कम होती है, ठीक है, बालू वाले रेगिस्तान क्षेत्र, तो उस प्रकार की मृदा कहलाती है मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा में जो है शस्त्रों का विकास काफ़ी कम पाया जाता है। शस्त्रों का मतलब होता है जो पृथ्वी की बनने वाले, देखिए यहाँ से पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और निचली परत, तो किस तरीके से ये बनती है, जिन परतों से बनती है वो कहलाता है शस्त्रों, ठीक है। ये परत कहलाती है पृथ्वी का, यानी मृदा का विकास काफ़ी कम पाया जाता है क्योंकि बारिश नहीं होने के कारण। इसके बाद रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है। इस मृदा का रंग लाल और हल्का भूरा होता है। इस प्रकार की मृदा जो है पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। इसमें वनस्पति और उर्वरक खनिज का अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूँ का उत्पादन किया जा सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसमें रासायनिक अपक्षय अत्यंत सीमित होता है, रासायनिक एक्टिविटी इसमें, ठीक है, ये नहीं होता इसमें, यानी सूखी हुई मिट्टी आप इसे बोल सकते हैं। इसमें हम अगर उर्वरक का प्रयोग करें, सिंचाई करें, तब हम फसलों को उगा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बाद पर्वतीय मृदा, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसी मृदा जो पर्वतीय भाग, पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है वो कहलाती है पर्वतीय मृदा, ठीक है। और यहाँ पे पर्याप्त वर्षा, वन पाए जाते हैं, वन वाले क्षेत्र वाली मृदा होती है। तो इसका आपको मेन पॉइंट देखना है, अम्लीय और ह्यूमस रहित होती है। इसमें अम्लीय और ह्यूमस नहीं पाया जाता। नदी घाटी के निम्नलिखित क्षेत्रों में, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। ये ढालों में फलों के बागान और नदी घाटी में चावल और आलू के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाते हैं।
तो पर्वतीय मृदा में आपने देखा होगा असम क्षेत्र हो गया, ठीक है, मेघालय क्षेत्र हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। तो वो जो ढालूनुमा क्षेत्र वाली जो मिट्टी होती है, ठीक है, तो वो कहलाती है पर्वतीय क्षेत्र मृदा। यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या उगाया जाता है, चाय के बागान उगाए जाते हैं। तो नदी घाटी के क्षेत्र वाले में चावल, आलू, ये सभी क्षेत्र हम ये सभी फसल आसानी से उगा सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब है पर्वत और वन। यहाँ पे देखिए शुष्क मृदा यानी मरुस्थलीय मृदा है, ये रहा ये क्षेत्र, और पर्वतीय अभी हमने देखा तो ये वाला, ठीक है। और ये जलोढ़ हो गया, और ये लाल और पीली, और ये काली मिट्टी, और ये लेटराइट मिट्टी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे भूमि उपयोग का बढ़ता स्वरूप, ठीक है, यानी भूमि उपयोग कैसे किया जाता है विभिन्न रूपों में यहाँ पे बताया गया है। भूमि उपयोग मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं: वन विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, ठीक है, कृषि योग्य नहीं होती है, वो बंजर भूमि होती है। गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि, या जैसे इमारत, सड़क, उद्योग आदि। जितने भी दिए गए हैं इसमें क्या है, भूमि का उपयोग होता है कहीं ना कहीं। इसके बाद देखिए भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भारत में भूमि उपयोग का कैसा रूप है? भू उपयोग को दो मुख्य कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहला है भौतिक कारक, जिसमें प्राकृतिक शामिल है, कारक हो गया, और दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति यानी उसके शेप के अनुसार हम भूमि का उपयोग करते हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में हम खेती तो नहीं कर सकते हैं, तो उसकी खेती अलग होती है, ठीक है। जलवायु को ध्यान में रखकर इसका भी उपयोग करते हैं, तब मृदा को सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। मिट्टी को लेकर हम भूमि का उपयोग करते हैं। जबकि मानवीय कारक के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखकर भूमि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे समझना आपको होगा, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे भूमि का उपयोग भी कई तरीके से किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। प्रौद्योगिकी क्षमता यानी कल कारखाने, ठीक है, कल कारखानों का विकास, तो ये भी क्या होता है, भूमि को ये प्रयोग में लाया जाता है। परम संस्कृति और परंपरा इत्यादि शामिल होते हैं, ठीक है। संस्कृति और परंपरा का मतलब होता है किसी धर्म विशेष के लिए भूमि का प्रयोग किया जाता है, कि मंदिर, मस्जिद, इस तरीके के कार्यों के लिए भी भूमि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र यानी क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र है धरातलीय। इसमें से मात्र 93% भाग को ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है, ठीक है, और 7% का नहीं है। क्यों? जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत और चीन अधिकृत भूमि का भू उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाता है, क्योंकि इन पे विवाद चल रहा है। जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र और चाइना वाले क्षेत्र, ये 7% में आता है। केवल 93% का ही क्या है, भू उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है, यानी हम उसका उपयोग करते हैं किस तरीके से। देखिए भारत में भू उपयोग को चित्र 1.8 में देखा जा सकता है। यहाँ पे भारत यहाँ पर स्पष्ट तरीके से नहीं है, देखिए यहाँ पे, ठीक। तो इसके कारण मैं यहाँ आपको ये बताने में असमर्थ हूँ, या स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारत पशुधन के मामले में विश्व के सबसे आगे देशों में शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है। तो पशुओं के लिए चारागाह भारत में काफ़ी कम है, लेकिन विदेशों में होता है, ज़्यादा है। दूसरे देशों में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे चारागाह काफ़ी ज़्यादा है, अमेरिका में भी ज़्यादा है। जो पशुधनों के लिए पर्याप्त नहीं है, इंडिया में काफ़ी कम है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में प्रति के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि क्या है, अनउपजाऊ है, बेकार भूमि है, उपजाऊ नहीं है। ऐसी भूमि में 2-3 वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार बोया जा सकता है फसल। अगर ऐसी भूमि को शुद्ध बोया गया तो क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, तभी वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है, यानी कृषि योग्य भूमि काफ़ी कम है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या है,
यहाँ पे देखिए क्षेत्र विस्तार में खेती की बात की गई है। पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार में 10% से भी कम क्षेत्रों में खेती होती है। खेती के लिए प्रयोग में भूमि जो लाए जाते हैं उसके आंकड़े हैं, ठीक है, इन दो प्रदेशों के। किसी भी देश के पर्यावरण संतुलन के लिए उसके क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछनीय यानी जरूरी है। कितना? 33%। इस निर्धारण सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन अधिनियम 1952 भी बनाया गया है, पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन विस्तार किया जा सका है। हमें कितना चाहिए? 33%, लेकिन इतना नहीं है। कितना है? 20% किया है, जो पर्यावरण विनाश की ओर संकेत कर रहा है। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों की आजीविका के भी स्रोत हैं, ठीक है। बंजर भूमि और गैर कृषि प्रयोजन कार्यों में संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। कुछ भूमि ऐसी है जो बंजर है, जो कृषि योग्य नहीं है, तो इससे भी क्या है, और ज़्यादा समस्या बढ़ रही है। पथरीली चट्टानें, शुष्क और मरुस्थलीय भूमि बंजर है, तो इस भूमि पर संस्कृति और गैर नियोजित विकास भूमि संरक्षण और प्रबंधन के मानक अवहेलना पर कर रहा है। यानी यहाँ पे जो भूमि है पथरीली चट्टानें वाली है, शुष्क है, सूखी हुई है, मरुस्थलीय भूमि बंजर है, तो इस भूमि पर कृषि जनित संस्कृति और गैर नियोजित विकास के कार्य, ठीक है, भूमि संरक्षण या प्रबंधन के मानकों क्या कर रहा है, अवहेलना कर रहा है। यानी ये उसके लिए उपयुक्त नहीं है। कितनी बेकार है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन, रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधों की स्थापना, उत्सर्जित पदार्थ का निपटान, ठीक है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट, भू संसाधन के निम्नीकरण के अप्रत्याशित सहयोग करता है, और इस कारण से समाज एक पर्यावरण दोनों आपदा की ओर काली छाया पड़ने लगी है। यहाँ पे बताया गया है कि मानव किस तरीके से भूमि को क्या करता है, उपयोग करता है, किन किन कारणों से। मानव देखिए यहाँ पे अधिवास यानी मकान का निर्माण करके, संचार साधन रेल जो सड़क ये बनाता है, तो इससे क्या होगा, भूमि का अधिग्रहण होगा, भूमि प्रयोग में लाएंगे हम। और विकास, उद्योग धंधों की स्थापना, ठीक है, उत्सर्जित पदार्थ का निपटान, तो इससे क्या होता है, भूमि खराब होती है, उसका उपयोग होता है। भू संसाधन के निम्नीकरण का मतलब होता है पोषक तत्वों की कमी पड़ जाना, भूमि का खराब हो जाना, ठीक है। भू संसाधन के निम्नीकरण में अप्रत्याशित सहयोग करता है, यानी वो बढ़ाता है, और इस कारणों से समाज और पर्यावरण दोनों आपदा की काली छाया उस पर पड़ने लगी, यानी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है समाज पे और पर्यावरण दोनों पर, ठीक है। यानी गलत तरीके से भूमि का उपयोग किया जा रहा है। अब हम देखेंगे आगे भू क्षरण और भू संरक्षण। भू क्षरण का मतलब होता है मिट्टी का कट जाना, उपजाऊ मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, वो भू क्षरण कहलाता है। मृदा अपरदन। भू संरक्षण मतलब होता है मृदा संरक्षण, यानी मिट्टी को बचाना, उसकी उपजाऊ क्षमता को कैसे हम बचाएं उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबको अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाना, वो कहलाता है भू क्षरण कहलाता है। यह विविध प्राकृतिक कारक जैसे कैसे, देखिए, गतिशील जल, पवन, हिमानी, समुद्रिक लहरों का भी एक प्रकार की मृदा चोरी, यानी समुद्रिक लहरों से भी होता है। गुरुत्व बल के प्रभाव से पहाड़ी ढालों से मिट्टी जो होती है वो नीचे की ओर क्या होती है, स्खलित होती है, नीचे की ओर धंसती है, ठीक। और पर्यावरण समस्याओं से जलवायु परिवर्तन, भूतापन जैसी भयावह स्थितियाँ पैदा हुई है, तो जिसकी वजह से अनावृष्टि और अतिवृष्टि पैदा होती है। यानी जिसकी वजह, देखिए, पर्यावरणीय समस्या, यहाँ पे देखिए, पर्यावरण समस्या से जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, भूतापन होता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, भयावह स्थितियाँ उत्पन्न, जिसकी वजह से क्या होता है, अनावृष्टि होता है और अतिवृष्टि होता है। अनावृष्टि मतलब होता है बिल्कुल बारिश ना होना, और अतिवृष्टि मतलब होता है एकदम ज़्यादा बारिश होना। अनावृष्टि से मृदा की नमी और यहाँ पर देखिए संस्थानिक संगठन का लोप हो जाता है, यानी जो नमी होती है, पानी होती है, वो सूख जाता है, एकदम कड़ी हो जाती है मृदा, और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अप्रदानकारी दूतों द्वारा भू क्षरण कर लिए जाते हैं। और तीव्र वर्षा से यानी अतिवृष्टि से क्या होता है, मृदा का कटाव होकर अरुणालिका के माध्यम से किसी खड्ड या घाटी में जमा किए जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है, और ये जो है वो निम्नीकरण हो जाते हैं,
और ये क्या हो जाते हैं, निम्नीकृत हो जाते हैं, यानी भूमि की पोषक तत्व की कमी हो जाती है, उसे भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। और इस निम्नीकृत भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत और 56% क्षेत्र जल अंतर्गत है। ठीक है, ये दोनों क्या है, भूमि निम्नीकरण के भाग हैं। तो यहाँ पे देखिए भारत बंजर भूमि का यहाँ पे एक तालिका आंकड़ा है। ये 56% क्या है, ये जल द्वारा अपर्दन क्षेत्र है, यानी जल द्वारा इसे क्या कहा जाता है, मिट्टी हटाया जाता है। ठीक है, मृदा को क्या किया जाता है, भूसरण होता है। और 28% ये किससे होता है, वन के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, और ये 6% देखिए लवणीय क्षरण क्षेत्र होता है, और ये 10% वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र होता है। और शेष जो क्षेत्र हैं वो लवणीय और क्षारीय स्थिति में हैं, या मानवीय क्रियाकलापों से क्या हो जाते हैं, निम्नीकृत हो जाते हैं। वनोन्मूलन यानी वनों का अत्यधिक काटा जाना, अति पशुचारण, पशु ज़्यादा क्या करना, पशु को ज़्यादा चर लेना, खुदाई करना, खनिज तत्वों की प्राप्ति के लिए रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुक्रिया से भूमि निम्नीकरण का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि भूमि निम्नीकरण क्या होता है। जब भूमि में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पड़ जाती है तो उस स्थिति को कहा जाता है भूमि निम्नीकरण। खनन के उपरांत उक्त स्थानों पर खाइयों तथा मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। क्यों कि खनन के मलबों को छोड़े जाने से तो ऊपरी परत पर वो फैल जाती है। इसी कारण उड़ीसा वनोन्मूलन के कारण, वनों के अधिक कटाई के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। और इसी प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण, ज़्यादा पशुओं के चरने के कारण भूमि के स्तर को क्या हुआ, कुप्रभावित किया है। ठीक है, यानी प्लांट जैसे उगते हैं जो पशु उनको ख़त्म कर देते हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। अधिक सिंचाई से क्या होता है, जलाक्रांतता की समस्या पैदा हो जाती है, यानी जल ज़्यादा उसमें भर जाती है तो इस मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जो भूमि को निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यानी भूमि की जो उसमें क्या हो जाते हैं, क्षारीयता गुण बढ़ जाते हैं, ज़्यादा पानी देने से, ज़्यादा सिंचाई कर देने से भूमि निम्नीकरण की समस्या हो जाती है, पोषक तत्व कम हो जाते हैं। खनिज आधारित उद्योग जैसे देखिए सीमेंट, ये सारे उद्योग, मूर्ति उद्योग में चूना पत्थर, खड़िया, सेल खड़ी पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित होते हैं और धीरे धीरे भूमि पर इतनी जम जाती है, और ये क्या हो जाती है, जल अवशोषण की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उद्योग से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल दोनों को प्रदूषित करते हैं, इससे भी भूमि निम्नीकरण होता है। और इससे कैसे बचा जाए, तो ये सत्य बात है कि 95% से भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम कहाँ से करते हैं, भूमि द्वारा करते हैं। ठीक है, सारी आवश्यकताएं, भोजन, वस्त्र, आवास, सारी किसके द्वारा होता है, भूमि द्वारा होता है। इससे क्या होता है, भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हमें फसल चक्र का प्रयोग करना पड़ेगा। गेहूँ, कपास, मक्का ये सब लगातार बोने से मृदा के जो पोषक तत्व खत्म होते, इसलिए हमें क्या करना होगा कि दलहन वाले फसलों का हमें प्रयोग करना होगा, यानी उसको उगाना होगा। ठीक है, यानी अब हम भू संचरण की दिशा की ओर, यानी अब भू संचरण हम देखेंगे। तो दलहन वाले पौधों यानी तिलहन दलहन वाले पौध खेती से क्या होता है, पुनर्चक्रण प्राप्त किया जाता है, इन नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उनकी जड़ों में। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में समुद्र जुताई, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ये सारे करना चाहिए। और इसके लिए देखिए क्या करना चाहिए, मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए वर्षा जल संचयन, वर्षा का जल का रोकना, भूपृष्ठीकरण जल का संचरण, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का अपनाकर मृदा और जल दोनों को संचित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे दिए गए हैं। और रसायनों का प्रयोग कम करना चाहिए, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके स्थान पे हमें जल, केचुआ, ये सब का प्रयोग करना चाहिए। एक रसायन है एडिन, इनके प्रयोग से मेढक की प्रजाति रुक जाती है और इससे क्या होता है, कीटों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी हमें सीधे मतलब समझना है, अगर हमें भू संचरण करना है, भूमि को बचाना है पोषक तत्वों को, तो रासायनिक उर्वरक के स्थान पे हमें जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए और अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। ठीक, ताकि उनकी पत्तियों से क्या है, ह्यूमस, मृदा की ह्यूमस की मात्रा बढ़े, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़े।
तो इसी तरीके से मृदा संरक्षण के कार्य किए जाते हैं। समझ में आ गया आपको, ये आसानी से आप पढ़ सकते हैं। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।